स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट को, और उसमें साइंस में केमिस्ट्री टॉपिक को। क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10th में साइंस के अंतर्गत 3 टॉपिक दिए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जिसमें आपका पहला है केमिस्ट्री, दूसरा है बायोलॉजी और तीसरा है फिजिक्स। जिसमें आज हम इस वीडियो में जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है केमिस्ट्री टॉपिक। और केमिस्ट्री टॉपिक में हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अम्ल और क्षार और लवण के बारे में स्टडी हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, जिसमें हम लोगों ने अम्लों के बारे में पढ़ा था, अम्ल क्या होते हैं। क्षारकों के बारे में पढ़ा था, क्षारक क्या होते हैं। अम्लों के गुणों को देखा था और क्षारकों के गुणों को देखा था। आज देखेंगे कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। उनको टेस्ट के द्वारा उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात वो हमारे लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, पॉइजन होते हैं। और कुछ हमारे लिए ऐसे भी अम्ल होते हैं जिनको टच करने पर वो हमको जला देंगे। तो ऐसे अम्लों के बारे में जानने के लिए हमको टेस्ट करने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेस्ट करने पर वे सारे अम्ल हमको हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए उन अम्लों के बारे में जानने के लिए हम आज पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि उन अम्लों के बारे में जो हानिकारक होते हैं कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उनको जानने के लिए हम सूचक, इंडिकेटर्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सूचक क्या होते हैं? सूचक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर्स। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सूचक क्या होते हैं? तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की जानकारी हमें देते हैं, या तो रंग में परिवर्तन करके या तो गंध में परिवर्तन करके हमको अम्ल की जानकारी देते हैं। तो सूचक क्या होते हैं? तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लों की जानकारी हमें या तो रंग में परिवर्तित करके देंगे या तो गंध में परिवर्तित करके देंगे। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सूचक क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। कि ये सूचक जो होते हैं जो हमें अम्ल और क्षारक की जानकारी देते हैं, क्योंकि आपको हमने पहले ही बता रखा है कि कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो उनके बारे में टेस्ट करना बिल्कुल ही आप लोग टेस्ट न करेंगे उनके बारे में जो हमारे लिए हानिकारक है। तो उनके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षारों की जानकारी रंग और गंध में परिवर्तन करके देते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग या गंध में परिवर्तन करके, उपस्थिति को कैसे हमें जानकारी देंगे? तो उपस्थिति को रंग एवं गंध में परिवर्तन द्वारा गंध में परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं।
परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं। सूचित करने का मतलब है जानकारी देते हैं, सूचित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा स्टूडेंट्स कि सूचक क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग एवं गंध में परिवर्तन करके हमें सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की जानकारी देते हैं। ये भी कह सकते हैं कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की जानकारी हमें जलीय विलयन में देते हैं। अर्थात जलीय विलयन में अम्ल है कि क्षार है उसकी जानकारी देते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में, कह सकते हैं कि सूचक के बारे में। अब कुछ सूचक के नाम देख लेते हैं कि कौन ऐसे सूचक है। तो एक प्राकृतिक सूचक होता है जिसको हम कहते हैं लिटमस। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ अम्लों के कुछ सूचक के नाम हम देखेंगे। कुछ सूचक निम्न है, कुछ सूचक निम्न है। कुछ सूचकों के नाम देखेंगे, सूचक निम्न है, कुछ सूचक निम्न हैं। तो उन सूचकों के नाम देखेंगे। तो इसमें आप एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे, उसके माध्यम से हम समझेंगे। जैसे पहला हो गया सीरियल नंबर, उसमें नंबरिंग करके लिखेंगे, क्रम संख्या। और दूसरा हो जाएगा सूचक, दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट्स सूचक। और तीसरा हम कॉलम बना लेंगे, तीसरा कॉलम बना लेंगे जिसको कहते हैं अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम में। और अगला हम बनाएंगे क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। और अगला हो जाएगा आपका उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम में। तो यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग जो ये इंडिकेटर्स होते हैं कैसे रंग और गंध में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पदार्थों के नाम हम सूचकों के नाम देखेंगे और उन कैसे कैसे परिवर्तन करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे। तो याद रखेंगे, ये आपको नाम याद रखने होंगे सूचकों के बारे में। सूचकों के बारे में आपको कुछ नाम याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन सूचक होते हैं, किस रंग में परिवर्तित करते हैं। ये सारी चीज़ें बस आप लोग याद रखेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। बहुत ईजी टॉपिक है, हमने पहले ही बता रखा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहला जो सूचक होता है, पहला जो सूचक होता है स्टूडेंट, जिसको हम लोग प्राकृतिक सूचक के नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं लिटमस, लिटमस। बता देते हैं आपको कि ये लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। तो एक थैलोफाइट मतलब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसका, प्लांट्स का। तो उसमें थैलोफाइट्स के जो मेंबर होते हैं उसी का ये मेंबर होता है, मतलब ये थैलोफाइटा का ये सदस्य होता है। कौन? ये थैलोफाइटा का बच्चों एक प्लांट होता है थैलोफाइटा, जिससे ये प्राप्त किया जाता है, जिसका नाम है लिटमस। तो थैलोफाइटा में ये लाइकेन से प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, किससे प्राप्त होता है? लाइकेन, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, लाइकेन। अब आपको बता दें कि ये लाइकेन क्या होते हैं। तो लाइकेन होते हैं आपका शैवाल प्लस कवक का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। मतलब लाइकेन में आधा भाग जो लाइकेन में जो आधा भाग उसका बॉडी होगा, आधा बॉडी होगा वो शैवाल का बना होगा और आधा बॉडी कवक का बना होगा। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर का भाग होता है शैवाल का बना है और यह जो नीचे का भाग है स्टूडेंट्स, यह किसका बना है? कवक का बना है। तो इसी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को हम कहते हैं लाइकेन। लाइकेन किससे प्राप्त
लाइकेन एक थाइलोफाइटा का मेंबर होता है, सदस्य होता है, जो शैवाल और कवक का क्या होता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। और इसी से लाइकेन से किसको बनाया जाता है, लिटमस को। और दो कलर में यह लिटमस प्राप्त होता है, एक नीला कलर में एक लाल कलर में ये लिटमस बनाया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है किसी से, लाइकेन से। तो अब देखेंगे कि अम्ल और क्षार जब लाल और नीले पर लिटमस पर पड़ता है तो किस रंग में परिवर्तित करते हैं, तो इसको हम जरा अब स्टडी करते हैं इस छोटे से चार्ट के माध्यम से। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, लिटमस पेपर को यदि हम नीले लिटमस को अम्लीय माध्यम में डालते हैं या रखते हैं तो अम्ल होगा तो वो किस में परिवर्तित कर देगा, लाल रंग में। याद रखेंगे, यह नीले लिटमस को जो क्या होता है, अम्ल होता है, वो लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। जबकि यह जो लाल लिटमस होता है, यदि इसको हम क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो यह किस में परिवर्तित कर देगा स्टूडेंट्स, तो नीले रंग में परिवर्तित कर देगा। अर्थात हम लिटमस को यदि डालते हैं तो लाल रंग प्राप्त होता है तो हम कह देंगे कि अम्ल है, और यदि नीला रंग प्राप्त होता है तो कह देंगे कि क्षार है। लेकिन कैसे, क्योंकि आपको पता है कि नीले लिटमस को अम्ल लाल में चेंज करता है और लाल लिटमस को क्षार नीला में चेंज करता है, परिवर्तित करता है, जबकि उदासीन माध्यम में बैंगनी हो जाता है। याद रखेंगे, उदासीन माध्यम में एक किस रंग में बदल जाता है, बैंगनी में। तो ये हम पहचान करने के तरीके बता रहे हैं कि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उनको टेस्ट बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। उनको पहचान के लिए सूचक का हम उपयोग करते हैं, जिसमें पहला सूचक हो गया लिटमस, जो नीले को लाल में और लाल को अम्लीय माध्यम में और लाल क्षारीय माध्यम में नीले में परिवर्तित होता है, और उदासीन में बच्चों आपको बैंगनी कलर देता है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा सूचक जो प्राकृतिक नहीं होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वह जो सूचक अब पढ़ने जा रहे हैं वो होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम सूचक के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दूसरा सूचक फिनाप्थेलीन। दूसरा है फिनाल्फथेलीन। यह होता है स्टूडेंट जो सूचक, यह क्या होता है, प्राकृतिक नहीं होता है, बिल्कुल ही प्राकृतिक एक कृत्रिम सूचक है जो अम्ल और क्षार की जानकारी तो देता ही है। तो ये किस में चेंज करता है, यदि अम्लीय माध्यम में फिनाप्थेलीन को डालेंगे तो किस रंग में, तो यह बच्चों कोई रंग नहीं देगा, यहाँ पर यह कोई रंग नहीं देगा, अर्थात क्या होगा, रंगहीन होगा। याद रखेंगे, आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि जब हम फिनाप्थेलीन को अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो कोई रंग नहीं देता है, रंगहीन में वो परिवर्तित हो जाता है। जबकि इसको क्षारीय माध्यम में रखते हैं तो गुलाबी रंग देता है, गुलाबी रंग। अर्थात हम इस फिनाप्थेलीन को क्षारीय माध्यम में रखते हैं तो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये एकदम रियली ट्रू है, सत्य है कि फिनाप्थेलीन को हम क्षारीय माध्यम में रखेंगे तो गुलाबी होना ही होना है, और अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो रंगहीन होना है। जबकि स्टूडेंट्स उदासीन माध्यम में भी क्या रहता है, रंगहीन ही रहता है, रंगहीन मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि फिनाप्थेलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है और उदासीन माध्यम में रंगहीन होता है। दूसरा हम देखेंगे किसके बारे में स्टूडेंट्स, तो दूसरा देखेंगे मेथिल ऑरेंज के बारे में। दूसरा अर्थात तीसरा, इसके बाद वाला है तीसरा, जिसका नाम है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। अब मेथिल ऑरेंज के बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ से कि मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में क्या रंग देगा, क्षारीय माध्यम में क्या रंग देगा और उदासीन माध्यम में क्या रंग देगा। तो याद रखेंगे, मेथिल ऑरेंज जो अम्लीय माध्यम में होता है स्टूडेंट लाल रंग देता है, लाल रंग। यदि हमको पहचानना है कि मेथिल ऑरेंज अम्लीय है कि क्षारीय है तो पहले अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो कौन सा रंग दे देगा, लाल। तो हम जान जाएंगे कि
क्या है, अम्ल है। यदि मेथिल ऑरेंज को क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो यह पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, पीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। जबकि उदासीन माध्यम में रखते हैं स्टूडेंट्स तो नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ा, यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, जिसको आप लोगों ने कृत्रिम सूचक और प्राकृतिक सूचक। तो कृत्रिम सूचक आप लोगों को हमने बताया कि यहाँ पर कृत्रिम सूचक दो हैं, कृत्रिम सूचक दो है स्टूडेंट्स। और कौन कौन है आपको ये भी बताए कि कृत्रिम सूचक में आ जाएंगे, कृत्रिम सूचक में फिनाप्थेलीन और मेथिल ऑरेंज, और किस किस रंग में परिवर्तित कर रहे हैं आप लोगों ने देखा। तो सूचक के बारे में देखा और कौन कौन से रंग देंगे इसके अनुसार हम पहचान कर लेंगे कि वह पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे गंधीय सूचक के बारे में। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं, तो गंध द्वारा हमें क्या करते हैं, जानकारी देते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। अर्थात कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो जिनका अम्लीय और क्षारीय माध्यम में गंध क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे गंधीय सूचक, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स। गंधीय सूचक क्या होते हैं, तो अभी आपको हमने बताया स्टूडेंट्स कि ऐसे सूचक या ऐसे पदार्थ जिनका गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही बदल जाता है। तो लिख लेंगे ऐसे पदार्थ जिनकी गंध, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध, जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में, अम्लीय व क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, अम्लीय व क्षारीय माध्यम में क्या होती है, बदल जाती है, बदल जाती है, बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि गंधीय सूचक क्या है, तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है गंधीय सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल याद रखेंगे तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा प्याज, प्याज और वेनिला। ये दोनों जो होते हैं प्याज और वेनिला, इन दोनों का जो गंध होता है क्या हो जाता है, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में चेंज हो जाता है। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल गंधीय सूचक के। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस देखेंगे अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ, धातुओं के साथ। तो इसके बाद इन सूचक के बाद हम पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस के बारे में, जैसे अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ देखेंगे, देखेंगे स्टूडेंट्स धातुओं के साथ, और किस में परिवर्तित हो रहे हैं उनको भी देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक होगा अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। यहाँ से आपका ये जो टॉपिक होता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी, अम्लों की धातुओं के साथ, धातुओं के साथ, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो अम्ल होते हैं
उनकी अभिक्रिया किसके साथ? धातुओं के साथ। रिएक्शंस ऑफ एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड्स reactions of acids with metals। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? जो अम्ल होते हैं उनकी क्रिया किसके साथ? धातुओं के साथ देखेंगे। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, पहले देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तित करते हैं। तो लिख लेंगे तनु अम्ल जैसे तनु माने पतला होता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होता है। तनु अम्ल जैसे तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु HCl, तनु H2SO4, तनु H2SO4 आदि धातुओं के साथ, आदि अत्यधिक क्रियाशील धातुओं के साथ, अत्यधिक क्रियाशील धातुओं के साथ, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ देखा किसके बारे में उत्सर्जित करते हैं? कि तनु अम्ल जैसे तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आदि अत्यधिक क्रियाशील धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर तनु अम्ल इसकी क्रिया किससे होगी? धातु के साथ। तनु अम्ल की क्रिया किससे होगी? धातु के साथ। या ऐसे लिख सकते हैं, पहले धातु को लिख लेते हैं, धातु प्लस तनु अम्ल, धातु प्लस तनु अम्ल, और क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। तो ये रिएक्शन होता है किसके साथ? जब धातुओं की क्रिया अम्लों के साथ होती है। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके धातु लवण देते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो अब रिएक्शन देख लेते हैं कुछ धातुओं के क्रिया किसके साथ? तनु अम्लों के साथ। तो पहला हम रिएक्शन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, किसका? तो धातु में हम ले रहे हैं जिंक को। जिंक, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, नाम है स्टूडेंट जिंक। इसकी क्रिया किससे हो रही है? जिंक ये सॉलिड स्टेट में है, यस का मतलब सॉलिड होता है। इसकी क्रिया किससे हो रही है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ये हो रही है सल्फ्यूरिक अम्ल से। इसका नाम याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। यह एक्वस रूप में है, एकू का मतलब एक्वस, यस का मतलब सॉलिड। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि धातु की क्रिया किससे हो रही है? अम्ल से हो रही है। और कौन सा अम्ल है? याद रखेंगे डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला।
और यहाँ पर क्या बनने वाला है, तो धातु का लवण बनेगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4। तो यहाँ जो बनेगा धातु का लवण स्टूडेंट, उसका नाम है ZnSO4, जिंक का सल्फेट। इसका क्या नाम है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट इसका नाम है। और यहाँ से कौन सी गैस उत्सर्जित हो रही है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। तो आप लोगों ने ऊपर भी देखा है, लिखा भी है, हाइड्रोजन किस रूप में बच्चों, गैस के रूप में। ये हो गया आपका एक्वस, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्वस, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा जब जिंक की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हो रही है तो जिंक का सल्फेट अर्थात धातु का लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। अगला हम रिएक्शन देखेंगे दूसरा धातु के साथ। तो दूसरा हम धातु ले रहे हैं स्टूडेंट्स, कौन सी धातु है, तो दूसरी जो धातु है वो है मैग्नीशियम। दूसरी जो धातु है मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। यहाँ पर आप लोगों ने देखा दूसरी जो धातु की क्रिया हम देख रहे हैं, मैग्नीशियम सॉलिड में है, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl, ये भी डाइल्यूट फॉर्म में है। DIL का मतलब डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब तनु होता है, पतला होता है। ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मैग्नीशियम की क्रिया हो रही है हाइड्रोजन क्लोराइड से और यहाँ पर मैग्नीशियम का क्लोराइड बन रहा है स्टूडेंट्स। जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड, Mg मैग्नीशियम और Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है प्रोडक्ट में। और क्या भाई, ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। और दूसरा क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, तो दूसरा बन रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एकदम क्या हो रही है स्टूडेंट्स, उत्सर्जित हो रही है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि मैग्नीशियम की क्रिया किसके साथ हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हो रही है। तो मैग्नीशियम का क्लोराइड जो धातु का लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। तीसरा रिएक्शन देखेंगे, धातु का तीसरा रिएक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स, वो होगा आयरन के साथ में। आयरन का जो सूत्र होता है Fe होता है, सॉलिड स्टेट में है आयरन, आयरन मतलब लोहा, ये लोहा अर्थात आयरन का सूत्र होता है Fe। इसकी क्रिया किससे हो रही है स्टूडेंट्स, तो इसकी क्रिया हो रही है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से। ये भी डाइल्यूट फॉर्म में है, DIL, इसको लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब आयरन की क्रिया, लोहा की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से हो रही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आयरन का सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा, आयरन का सल्फेट FeSO4, FeSO4 एक्वस है, FeSO4। तो इसको कहते हैं फेरस सल्फेट, इसका नाम है स्टूडेंट्स फेरस सल्फेट। यहाँ पर हमको जो प्राप्त हुआ रिजल्ट में, प्रोडक्ट में फेरस सल्फेट। और क्या प्राप्त हुआ स्टूडेंट्स, और क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ये प्राप्त हुआ हाइड्रोजन गैस। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि जब आयरन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से हो रही है तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और फेरस सल्फेट क्या है, धातु का लवण है। तो आप लोगों ने देखा कुछ रिएक्शन, धातुओं का रिएक्शन अम्लों के साथ
मतलब जो क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातु होती हैं उनका जो अभिक्रिया है अम्लों के साथ हमने देखा, तो धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। तो ये सारे जो रिएक्शन हमने दिए हैं इसको नोट कर लेंगे। यदि एग्जाम में पूछेगा कि अम्लों की क्रिया जब धातुओं के साथ होती है तो क्या प्राप्त होता है, तो रिएक्शन देकर आप उसका आंसर देंगे। तो ये रहा अम्लों की क्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। आगे हम देखेंगे क्षारकों के बारे में कि क्षारक की क्रिया किसके साथ, धातुओं के साथ। तो अगला हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, कुछ क्षारकों के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये तो रहा अम्लों के बारे में। तो अगला हमारा टॉपिक है क्षारों की क्रिया धातुओं के साथ। अगला टॉपिक है क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ आप लोगों ने देखा क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शंस ऑफ बेसिस विथ मेटल्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा धातुओं की क्रिया किसके साथ, क्षारों के साथ, या क्षारों की क्रिया धातुओं के साथ। तो इसमें हम देखेंगे कुछ धातुएं जैसे कौन कौन धातुएं, जिंक, टिन, जिंक नाम भी आप लोग याद करते चलेंगे तत्वों के। जिंक, टिन को हम प्रदर्शित करते हैं यस यन से, टिन, जिंक, टिन एवं एल्यूमिनियम। तो कुछ धातुएं जैसे जिंक, टिन, एल्युमिनियम प्रबल क्षारों के साथ प्रबल क्षारों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ETC। कह रहा है कि कुछ धातुएं जैसे जिंक, टिन एवं एल्युमिनियम प्रबल क्षारों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा हो गया उसको कहते हैं, ये कास्टिक पोटास हुआ, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं। इनकी क्रिया होती है इत्यादि के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। इत्यादि के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि
कुछ धातुएं जो होती है जिंक, जैसे जिंक, टीन और एल्युमिनियम प्रबल क्षारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग एग्जाम्पल को याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है जिंक की क्रिया किससे हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो रही है। पहला हम रिएक्शन देख रहे हैं जिंक की क्रिया, जो जिंक की क्रिया सॉलिड है, क्रिया किससे हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है। मतलब यहाँ जो जिंक की क्रिया किससे हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक्वस फॉर्म में, यहाँ पर एक्वस फॉर्म में। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है सोडियम जिंकेट। यहाँ पर जो हमको प्राप्त होगा स्टूडेंट, सोडियम का जिंकेट प्राप्त होगा। तो सोडियम के जिंकेट का सूत्र होता है NaZnO2, इसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं। ये है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट नाम याद रखेंगे, सोडियम जिंकेट है ये। और ये तो आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम इसलिए आपको दे रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम याद रखेंगे। ये किसका है, तो ये है धातु जो जिनका हम लिए हैं, तो धातु का नाम है जिंक। जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो रहा है, तो सोडियम का जिंकेट प्राप्त हो रहा है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है स्टूडेंट्स, निकल रही है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमने एक रिएक्शन देखा और ये भी एक्वस हो गया। सोडियम जिंकेट क्या है, एक्वस है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि धातु की क्रिया क्षार के साथ हो रही है, तो सोडियम का जिंकेट और हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। दूसरा हम रिएक्शन देखेंगे दूसरी धातु का। तो दूसरा धातु हम ले रहे हैं किसको स्टूडेंट, तो टीन को ले रहे हैं, जिसका सूत्र होता है Sn, सॉलिड स्टेट में ये हो गया टीन, टीन हो गया। इसकी क्रिया किसके साथ हम करा रहे हैं, तो टीन की क्रिया हो रही है स्टूडेंट्स किसके साथ, तो टीन की क्रिया हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी क्रिया हो रही है किसके साथ, जब टीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है, तो जो हमें प्राप्त हो रहा है वो सोडियम स्टेनाइट प्राप्त हो रहा है। तो लिख लेंगे सोडियम स्टेनाइट। और सोडियम स्टेनाइट का सूत्र होता है Na2SnO2, Na2SnO2, इसको कहते हैं सोडियम स्टेनाइट। नाम याद रखेंगे, एक क्वेश्च बना है सोडियम स्टेनाइट, इसको कहते हैं सोडियम स्टेनाइट, स्टेनाइट। तो यहाँ में जो प्राप्त हुआ स्टूडेंट, इसको कहते हैं सोडियम स्टेनाइट। और आपको पता है कि लास्ट में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन नहीं लिख दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। तो यहाँ पर तीसरा रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। तो एल्युमिनियम के साथ यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर एल्युमिनियम के 2 परमाणु रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। ये हो गया सॉलिड स्टेट में एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। देखेंगे एल्युमिनियम की क्रिया किसके साथ हो रही है, तो एल्युमिनियम की क्रिया हो रही है स्टूडेंट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसका भी नाम नहीं लिख रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। इसकी क्रिया हो रही है एल्युमिनियम के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर ये सॉलिड हो गया या एक्वस हो गया। एक्वस जो हमें प्राप्त होगा उसको जरा देख लेते हैं, हमें क्या प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट्स। जो हमें प्राप्त होगा उसको यहाँ पर एक और चीज़ भाग ले रहा है, उसको भी लिख लेंगे। जल के अणु भी भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर होगा 2H2O, 2 प्लस लिख लेंगे, प्लस
H2O, ये लिक्विड फॉर्म में है। और यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा जरा देख लेते हैं क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट्स। तो प्राप्त होगा 2NaAlO2, 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 इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसका नाम है, याद रखेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और क्या हमको प्राप्त होगा स्टूडेंट्स एक्वस फॉर्म में, और यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस यहाँ से उत्सर्जित हो रही है। तो यहाँ हमने देखा किसकी क्रिया, यहाँ हमने देखा क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, जिसमें क्षार धातु के साथ या धातु क्षार के साथ क्रिया करके क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे कुछ रिएक्शंस अम्लों के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में। तो हम अगला रिएक्शन देखेंगे अम्लों की क्रिया किसके साथ, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शन और भी देख लेते हैं अम्लों की क्रिया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दे देता है कि अम्लों की क्रिया किसके साथ, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ होती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है उसका रिएक्शन दीजिए। तो ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तो याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। अगला हमारा टॉपिक होगा अम्लों के साथ कार्बोनेट एवं अम्लों के साथ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। तो यहाँ आप लोगों आप पढ़ेंगे अम्लों के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में लिख लेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट with acids। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा रिएक्शंस ऑफ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट विथ एसिड्स। तो कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट दोनों ही अम्लों के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस व लवण बनाते हैं। तो लिख लेंगे कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट दोनों ही अम्लों के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस व लवण बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस व लवण बनाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, तो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लवण बना लेते हैं। तो कुछ रिएक्शन देख लेते हैं इनके भी रिएक्शंस। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल कैसे ये रिएक्शन करते हैं। तो लवण और
क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, पहला हम रिएक्शन देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम, नाम याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, इसकी क्रिया हो रही है अम्ल के साथ, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सॉलिड स्टेट में है या डाइल्यूट फॉर्म में है। डाइल्यूट फॉर्म का मतलब तनु विलयन है, तनु मतलब पतला घोल है, और इसकी क्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है स्टूडेंट, तो लवण बनेगा, तो ये हो जाएगा CaCl2। यह एक प्रकार का लवण है जिसको कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, जो एक प्रकार का लवण है। और यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो बनेगा जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये भी एक्वस बना है, एक्वस बना है, याद रखेंगे। और जल भी जो यहाँ बनेगा एक्वस फॉर्म में बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गैस क्या होगी, उत्सर्जित होगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया तनु अम्ल से हो रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित हो रहा है। और दूसरा हम रिएक्शन देख लेंगे स्टूडेंट्स, दूसरा रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो 2NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो यहाँ आप लोगों ने जो पदार्थ लिखा है जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। इसकी क्रिया किससे हो रही है, इसकी क्रिया हो रही है स्टूडेंट्स किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4, यह सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इसकी क्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हो रही है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, याद रखेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट्स, हमें प्राप्त हो रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4, सोडियम का सल्फेट हमें प्राप्त हो रहा है, सोडियम सल्फेट, सोडियम का सल्फेट प्राप्त हो रहा है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पर जल के अणु भी निकलेंगे, H2O, ये भी एक्वस है, और क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर गैस उत्सर्जित हो रही है। तो आप लोगों ने देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की भी क्रिया जब अम्ल के साथ हो रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो सोडियम का लवण प्राप्त हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित हो रही है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ अम्लों के साथ कुछ रिएक्शंस देखे, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देखी, जैसे अम्लों के साथ धातुओं की क्रिया, क्षारकों के साथ या क्षारों के साथ धातुओं की अभिक्रिया, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्लों के साथ देखी। ये सारी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में रिएक्शन पूछे जाते हैं। और यदि यह जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करेंगे, साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।